हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हमारे। तो काफ़ी सारे वीडियो बनाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज ये मनोविज्ञान का वीडियो है, उसमें कम से कम आपको 15 या 16 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीटेट में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन है, उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध आकल्प का अपरिवर्तन कठोर होना। तो सोचिए इनमें से कौन सा आंसर होगा। आपको मैं 2 सेकंड का ही समय दूंगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा ए, उपकल्पनाओं का निर्माण। ये इसका आंसर होगा ए। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी आपको नहीं वाला छांटना है। इसका मतलब तो 3 तो है और 1 नहीं है, वो आपको छांटना है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो देखिए, इसमें एक है वो उपयुक्त नहीं है, वो है सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यह कहता है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घूमतू बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। देखिए इसका आंसर होगा डी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। यानी आरटी में ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, जो बच्चे हैं, उनको पूरी की पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, 8वीं तक। तो 14 वर्ष के बाद की बात यहां नहीं की गई है आरटी एक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यसूची रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये सुझाव किसके लिए दिया गया है? ये सुझाव दिया गया है शांति की शिक्षा दी जा सके, इसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यह कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आर्टिकल 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये तो सभी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आर्टिकल जो धारा है 38, उसको आप याद करके जाना। पूरी की पूरी कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, उसमें लगभग एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है धारा में से। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप 5-6 बार करोगे तो बता दूंगा। एक वीडियो में बना चुका हूँ धाराओं में, उसके बाद में एक ट्रिक से बना दूंगा, उसमें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला प्रश्न है 6, यह कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यसूची रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा
में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम को आयोजित करना, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो देखिए इसका आंसर होगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ठीक है, आगे प्रश्न है 7 नंबर। यह कहता है कि अंशेप 2005 में बातचीत की गई है, यानी कि किस में अंशेप 2005 में किसकी बात की गई है? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों ही सत्य हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि अनुच्छेद 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन और इनमें से सभी। तो देखिए अनुच्छेद 2005 में इनकी सभी की चर्चा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से निम्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित है और यह न्याय दर्श पर आधारित है। तो देखिए इसका आंसर होगा अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों पर आधारित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 11वां नंबर प्रश्न। यह कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, यानी स्टैटिक। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, सी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। यह कहता है कि अनुच्छेद 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि, यानी इसमें क्या खास बात है? तो देखिए इसमें बात आती है कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही शानदार आंसर है। इसका आंसर होगा कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, यानी भाषा के बारे में बात आती है तो इसका आंसर इनमें से सभी नहीं होगा। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह इसमें बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। यह कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाह्य शिक्षा यानी आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? अब देखिए आरटी एक्ट में धारा में बताया गया है कि ये कार्य हैं इसमें अध्यापक लगेंगे, इसके अलावा कहीं पर भी इसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है। अब देखिए आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यह कौन सी धारा में बात की गई है, यानी धारा का आपको नंबर बताना है। 38 धाराओं में से कौन सी धारा में ये बात कह कि ये की गई है।
तो ऑप्शन है 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, बिल्कुल जनगणना में लगाया जाता है। आपदा राहत कार्य में, बिल्कुल अभी कोरोना में टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है। चुनाव संबंधी कार्य में, चुनाव में बिल्कुल हम वोट देने जाते हैं तो वहाँ शिक्षक हमें मिलते हैं। ठीक है। प्लस पोलियो कार्यक्रम में, यहाँ पर देखिए ये प्लस पोलियो कार्य में यहाँ पर ये नर्सिंग वाला स्टाफ आता है, ये वाला टीचर वाला नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना है, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? वो है प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि आरटी एक्ट 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दी गई विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। शिक्षक अनुपात वाला है सिस्टम। तो देखिए ये लगभग है, इसकी आरटी एक्ट धारा है 25 में ये बात कही गई है कि छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर 200 से अधिक बालक हो जाए, ठीक है, तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप। तो इसका आंसर होगा, देखिए, तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा, ये होगा जाएगा 40, यानी 1:40, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। तो 1:40 ये वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बात की कि अगर 200 से प्लस होते हैं तो, और उससे पहले अलग सिस्टम है, वो हम टेबुलेशन बताएंगे, उसमें बताएंगे आपको। आज का लास्ट प्रश्न बात करते हैं इसके बारे में। 16 प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 तो सही है, एक देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका चिन्ह लगाएंगे नहीं है पर। ठीक है, ताकि ध्यान में रहे कि हमें जो नहीं है वो छांटना है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा विषयों से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। इसका आंसर सी। तो एक प्रश्न और सोल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, बिल्कुल। हम जो शिक्षा देते हैं घरों में वो अनौपचारिक होती है, विद्यालय में औपचारिक होती है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल सी बात है, कला भी है। उसके बाद में एक नीचे है शिक्षण अनुदेशन, ये थोड़ा सा साफ नीचे दिख रहा है, इसमें है शिक्षण अनुदेशन है, तो ध्यान रखना ये गलत है, शिक्षण अनुदेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 17 प्रश्न, ये हमने आज सोल्व किए, और ये 10,000 श्रृंखलों की श्रृंखला चल रही है अभी। तो आप अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपके आने वाले रीट एग्जाम में मनोविज्ञान के कम से कम 28-29 प्रश्न आपके सोल्व हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।